नमस्कार साथियों, आज हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अब मूल अधिकारों का जो एक्सप्लेनेशन है 12 से 35 तक किया गया है, इसको समझने से पहले हम बेसिक अर्थों में, सामान्य अर्थों में इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के मानसिक, भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मूल अधिकारों से बात करेंगे और मूल अधिकारों का जो वर्णन है इस संविधान में किया गया है। आपको समझना पड़ेगा। मैंने बताया कि 12 से 35 के मध्य बताए गए हैं। और मूल अधिकार जो हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जाकर मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं राज्य के द्वारा। आमतौर पर मूल अधिकार जो हैं सिर्फ कार्यपालिका की शक्ति को ही मर्यादित नहीं करते हैं, बल्कि विधानमंडल की शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्यपालिका की ही शक्ति पर कंट्रोल करते हैं, ये विधानमंडल की शक्ति पर भी नियंत्रण करते हैं। कार्यपालिका प्लस विधानमंडल। तो कोई भी मूल अधिकार के खिलाफ कोई कानून बनाता है तो वो जो कानून होता है, वो जो नियम होता है, वो शून्य हो जाता है, वाइड हो जाता है। अब मूल अधिकारों को अगर संशोधन करना है तो संविधानों में संशोधन करके इसको किया जा सकता है। संशोधन जो है संविधान में संशोधन करके किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, तो आपको जवाब देना है हाँ, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। इसके बारे में और भी बहुत सारे पेज है, इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल हमको बेसिक इतना हमको पता होना चाहिए। मूल अधिकार का जो वर्णन 12 से 35 तक किया गया है और हम जो अधिकार है इसको आर्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम आर्टिकल 12 के बारे में समझते हैं फटाफट। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या दिया है, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो अनुच्छेद 12 है, यहाँ राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य की परिभाषा, राज्य को अपना ध्यान रखना है। और यहाँ राज्य का मतलब सीमा वाला राज्य से नहीं है कि मतलब स्टेट है ऐसा वाला राज्य से नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब ही अलग है। तो क्या है वो हम समझेंगे, राज्य में क्या क्या शामिल है तो हम यहाँ आगे देखेंगे। यहाँ जो राज्य की परिभाषा दी गई है, ये जो परिभाषा के जो प्रयोजन है वो भाग 3 अर्थात मूल अधिकार के लिए ही इसका प्रयोजन है। मतलब मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में किया गया है संविधान के। और राज्य का जो वर्णन है, राज्य की जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, उसका संबंध केवल भाग 3 के लिए ही है। संविधान के अन्य भाग के लिए जो राज्य की परिभाषा है, संविधान के अन्य भाग के लिए राज्य की जो परिभाषा हम जो पढ़ेंगे ये लागू नहीं होती है। इसका संबंध केवल और केवल मूल अधिकारों से है, भाग 3 से।
अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य के अंतर्गत कौन कौन से निकाय शामिल होते हैं। तो अगर हम देखें तो पहला देखें हम तो भारत की संसद के राज्य के अंतर्गत शामिल होती है। दूसरा, सभी राज्य की सरकारें व विधानमंडल ये भी राज्य के अंतर्गत शामिल होती है। और भारत की सरकार भी है ना, भारत सरकार भी शामिल होती है। और सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी ये जो हैं राज्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। स्पष्ट है कि इनमें से जो पहले के दो के अर्थ को लेकर कोई संदेह नहीं है, किंतु तीसरे और चौथे स्थान पर जिन निकायों को रखा गया है उनके सटीक अर्थ को लेकर हमेशा संशय रहता है इन दोनों के लिए कि इनका अर्थ क्या है। दोनों ऊपर का दो तो क्लियर है एकदम, लेकिन जो नीचे के दो हैं उन पर हमेशा संशय रहता है कि इनका अर्थ क्या है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास समय समय पर ऐसे कई मामले आते रहे हैं जिनमें कुछ निकायों के संबंध में विवाद था कि इन्हें राज्य माना जाए या नहीं माना जाए। जहाँ तक स्थानीय प्राधिकारी शब्द का प्रश्न है, इसका जो अर्थ है उन सभी व्यक्तियों से लिया जाता है जिन्हें कोई विधि बनाने अथवा आदेश या अधिसूचना जारी करने या लागू करवाने की शक्ति प्राप्त होती है। विधि बनाने, कोई आदेश देने, कोई अधिसूचना देने की शक्ति प्राप्त होती है, उनसे लिया जाता है स्थानीय प्राधिकारी का अर्थ। जिस भी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त है वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, स्थानीय प्राधिकारी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ उन व्यक्तियों से है जिनको विधि बनाने, आदेश देने, अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। जिस भी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है वह राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देखें नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड इत्यादि। ये जो है राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक मेरी बात स्पष्ट होगी। प्रश्न पूछ सकता है प्रलेस में कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं या आते हैं, तो हमको ध्यान रखना है। वास्तविक समस्या जो है ना वो इस अन्य प्राधिकारी शब्द को लेकर है। इसके सटीक अर्थ के संबंध में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में इस शब्दावली के क्षेत्र को पर्याप्त विस्तार प्रदान भी किया है और बहुत से ऐसे निकायों को राज्य की परिधि में शामिल किया है जिन्हें सामान्यतः सरकारी निकाय नहीं माना जाता। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी कसौटियाँ निर्धारित की हैं कि जिनके आधार पर हम राज्य है कि नहीं इसका फैसला ले सकते हैं। वो कसौटियाँ क्या क्या हैं? वो कसौटियाँ इस प्रकार हैं, देखते हैं। पहला कसौटी है कि निकाय वित्तीय रूप से सरकार के नियंत्रण में है या नहीं। निकाय जो है वित्तीय रूप से सरकार के नियंत्रण में है या नहीं। पहली कसौटी। दूसरी कसौटी क्या है? निकाय द्वारा किए गए कार्य सार्वजनिक महत्व के है या नहीं। निकाय जो कार्य कर रहा है वो कार्य जो है सार्वजनिक महत्व के है या नहीं। यदि वे सार्वजनिक महत्व के हैं और राज्य से जुड़े हुए हैं तो उनको राज्य माना जाएगा। निकाय पर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण या प्रभाव है या नहीं। प्रशासनिक नियंत्रण जो हो रहा है
उस पर राज्य का प्रभाव है कि नहीं, ये भी हमको देखना पड़ेगा। और क्या निकाय को कोई राजकीय विभाग या उसके कार्य स्थानांतरित किए गए हैं? क्या ऐसा कोई निकाय है जिसको राजकीय विभाग या उसका कोई कार्य दिया गया है? क्या राजकीय कार्य दिया गया है, सौंपा गया है? इन सभी आधारों पर हम निर्धारित करते हैं कि वो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं कि नहीं। हाँ, एक और चीज़ है, क्या निकाय को ऐसा एक अधिकार है, ऐसी मोनोपोली है जो राज्य प्रदत्त और राज्य द्वारा संरक्षित है? क्या ऐसे निकाय को ऐसा कुछ अधिकार है जो राज्य प्रदत्त है या फिर राज्य के द्वारा दिया गया है? ऐसा कोई एक अधिकार है जो राज्य द्वारा प्रदत्त है? राज्य द्वारा प्रदत्त। तो इन सभी आधारों पर हम निर्धारित करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कसौटी है ना, कि ये राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आती है कि नहीं। इन सब आधारों पर न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में निम्नलिखित संस्थाओं को, निकायों को राज्य के परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया है। मैं उनको बता रहा हूँ। तो पहला है, प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अंतर्गत आता है कि नहीं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा स्थापित ऐसी सोसाइटी जिसका व्यय केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है। पहला, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन द्वारा स्थापित ऐसी सोसाइटी जिसका व्यय केंद्र या राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, सरकार ने, न्यायालय ने कहा, पहला दिया कि राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। ऐसी कोई सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत बनी है और उसका व्यय जो है केंद्र और राज्य सरकार वहन कर रही है, तो क्या होगा, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएगी। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, हमारे पास अभी 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वो सभी के सभी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको अपन ICAR बोलते हैं, पेपर 7 पढ़ते हैं अपन। उसके अलावा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको अपन CSIR बोलते हैं, ये भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा इंडियन फूड कॉरपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, ये भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सेल, जो हम जानते हैं, ये भी राज्य के अंतर्गत आती है। ONGC, ये भी राज्य के अंतर्गत आती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, IAA, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये भी राज्य के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा जो है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, ये भी राज्य के अंतर्गत आती है। लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतिम कसौटियाँ नहीं हैं। ये जो कसौटियाँ हैं, ये दिया गया है, ये अंतिम नहीं है। ये समय समय पर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य निकाय भी राज्य के अंतर्गत आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल हमको इतना जानना है कि ये जो कसौटियाँ हैं, ये राज्य के अंतर्गत आती ही हैं, और इतनी हैं ऐसा भी नहीं है, हो सकता है और भी होंगे। तो
ये जो है, इसके अलावा राजस्थान विद्युत बोर्ड को भी लिया गया है। तो ये जो है राज्य के अंतर्गत आती हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं। हमको मेन इसमें ध्यान रखना है कि हमको मेन इस बात को ध्यान रखना है, भारतीय संसद, भारत सरकार, सभी राज्य की सरकारें, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, 4 चीज़ें हैं। और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत हमने एक्सप्लेनेशन देखा, उतने सारे निकाय। स्थानीय प्राधिकारी तो मैंने बताया कि कोई अगर स्थानीय निकाय है जो विधि, आदेश, अधिसूचना जारी करता है, ठीक है, वो जो है राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएगा, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, चाहे जिला बोर्ड हो, चाहे ग्राम पंचायतें हों, वो राज्य के अंतर्गत आएगा। अन्य प्राधिकारी को लेकर डिबेट है बहुत सारा, वो समय समय पर बढ़ता जाता है। हमको मेन इसमें ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है, इसका संबंध केवल और केवल भाग 3 के लिए है। और भाग 3 में क्या दिया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन है। तो ये हम अनुच्छेद 12 के संबंध में पढ़ा, आज हमने अनुच्छेद 12 के संबंध में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 13 के संबंध में पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।